हेलो सन्नाटो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भाई? ऑल गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स 2 अपना डन हो चुका है। सो आज बात करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, और ये हम सबका एक बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो बच्चे नए हैं सन्नाटो, सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दे। तो लेट्स स्टार्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि हम लोग बॉडी के चलने की चर्चा कर रहे हैं। कैसे चली, क्यों चली, रीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स में बातचीत नहीं करते। बताया था ना? हाँ, याद तो आया, वेरी गुड। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग वो बॉडी क्यों चली ये कारण की बातचीत करेंगे। सो इन दिस चैप्टर we will discuss the reason of kinematics, ये लगा लेते हैं कि भाई साहब काइनेमेटिक्स चैप्टर क्यों आया, कैसे आया, वो जो रीजन है हम लोग उस रीजन की बातचीत करेंगे। देखो, काइनेमेटिक्स मतलब बॉडी का मोशन मतलब बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है? अगर बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी होती है तभी डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, बॉडी के पास वेलोसिटी कैसे आई? किसी ने एक्सेलरेट करा होगा तो आई होगी, हाँ कि ना? अच्छा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आई होगी, सही बात। अच्छा, तो एक्सेलरेशन कहां से आया होगा? फोर्स से। अरे कहां से आया होगा? फोर्स से। समझ में आया? सो फोर्स ही है जो एक बॉडी के मोशन को प्रोवाइड कर रही है। समझे? पक्का? तो लिख लेते हैं कि भाई फोर्स इसने प्रोवाइड करा एक्सेलरेशन, है ना? एक्सेलरेशन के कारण आई वेलोसिटी, वेलोसिटी के कारण आया डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इज द अल्टीमेट रीजन फॉर अ बॉडी टू मूव। चमका सन्नाटो। तो फोर्स ही है जो एक बॉडी को मूव करवाती है, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो अपने को फोर्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। फोर्स की चर्चा हमने काइनेमेटिक्स में नहीं करी थी, यहां पे करेंगे। तो फोर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ये बताओ कि फोर्स होता क्या है। सर इसकी डेफिनेशन नौवीं में पढ़ाई थी। इट इज अ पुश और पुल। इट इज अ पुश। ये धक्का भी हो सकता है, ये खिंचाव भी हो सकता है। धक्का भी फोर्स हो सकती है और खींचना भी फोर्स हो सकती है। इट इज अ पुश और पुल दैट रिजल्ट्स इन फॉलोइंग फिनोमिनास। निम्नलिखित फिनोमिना की हिंदी क्या होती है? क्या होती है फिनोमिना की हिंदी? भगवान जाने, नहीं पता। इट इज अ पुश और पुल दैट रिजल्ट इन फॉलोइंग फिनोमिनास। ये निम्नलिखित फिनोमिनास फोर्स के कारण हो सकते हैं। सोचो फोर्स क्या कुछ कर सकती है। सोचो सन्नाटो। इट कैन चेंज स्पीड। बिल्कुल सर, इट कैन चेंज स्पीड ऑफ अ बॉडी। ये एक बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकती है, हाँ कि ना? बिल्कुल। अच्छा, सेकंड, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। एक चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। अरे देखो, ऐसे चल रहा है कोई, धक्का लगा दो वो ऐसे चलने लग जाएगा। अरे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ना, हाँ कि ना? बिल्कुल। अच्छा, थर्ड तो फोर्स से हम लोग स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकते हैं। इट कैन चेंज बोथ स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। तो तुम स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकते हो फोर्स लगा के। समझ में आया? एक और चीज, फोर्थ, इट कैन चेंज खुद लिख लेना, शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। तुम एक बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकते हो। कैसे?
मान लो कि ये डब्बी है, मैंने फोर्स लगाई, इसकी शेप चेंज हो गई, कंप्रेस कर दूंगा, इसका साइज चेंज हो जाएगा, तो वो भी फोर्स लगा के चेंज हो सकता है। तो फोर्स के कारण ये फॉलोइंग फिनोमिनाज आ सकते हैं। 9वीं में पढ़ा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया? पक्का। छाप दिया, इसको मिटा दूं? हो। मतलब अपने को फोर्स के बारे में चर्चा करनी है इस चैप्टर में। ठीक है भाई, सबसे पहले फोर्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कैसी कैसी प्रॉपर्टीज? सो प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ सर, ये तो पता है, हमने वेक्टर में पढ़ लिया था। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ कि ना? बिल्कुल। इसके डायमेंशन बताओ सर, रट रखी है MLT-2। बहुत बार लिख ली सर, याद हो गई। पक्का? बिल्कुल ठीक। ओके, इसकी यूनिट बताओ सर। ऐसे यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन सन्नाटो तुम केजी वगैरह की फॉर्मेट में बताओ। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी ऐसे यूनिट, इसको न्यूटन भी बोलते हैं। और न्यूटन साहब के नाम पर ही अपना चैनल, जिसका नाम है न्यूटन पाजी, है ना? तो न्यूटन साहब आ गए अपने, गुरुदेव। तो न्यूटन बोलते हैं ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स को। तो ये फोर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज हुई। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। अब ये देखते हैं कि अपने यूनिवर्स में कितने टाइप की फोर्सेस हैं। बहुत टाइप की फोर्स सर, फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल, ये वो भगवान जाने, बहुत टाइप की फोर्स हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस सबसे पहले। तो हेडिंग डालो, फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस, ये कौन सी फोर्सेस होती है? फंडामेंटल फोर्सेस लिखो, दीज आर द फोर्सेस, these are the forces which are present naturally। ये भगवान के द्वारा बनाई गई फोर्स है और ये दुनिया में प्रेजेंट है। These cannot be explained, these cannot be explained by any existing theory, by any existing theory। ये भगवान ने बनाई हुई फोर्सेस हैं। ये क्यों है, कैसे हैं, कब हैं, वगैरह वगैरह, इसके बारे में पता करना हमारे लिए टफ टास्क है। ये अपनी कोई भी एग्जिस्टिंग थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाती। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ग्रेविटी, है ना? ग्रेविटी क्यों है? मतलब तुम बोलोगे सर वहां पे ऐसे सर मास है, सर मास में कुछ कुछ है सर, उसके कारण है। अच्छा, क्यों है, उसके कारण क्यों है, वो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो भगवान ने बना के अपने को बता दिया। ठीक है, तो वो फोर्सेस जो दुनिया में भगवान के द्वारा बनाई गई हैं और हम लोग उनकी बातचीत या उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, उनको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। ऐसे 4 फोर्सेस हैं भाई साहब दुनिया में, जो अभी तक हमने पता कर ली। ये कह लो पता नहीं भगवान ने कितनी बनाई होगी, पर हमने जो फंडामेंटल पता कर ली अभी तक वो 4 है। 4 ठीक। तो फर्स्ट की बातचीत कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों आती है? जब भी 2 बॉडीज का कुछ मास होता है तो वो आपस में जो इंटरेक्शन फोर्स लगाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। It is the force of interaction between two particles due to their mass, ये 2 पार्टिकल के बीच में वो इंटरेक्शन फोर्स है जो उनके दोनों के मास के कारण आ रही है। चमका सन्नाटो, पाका, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, ऊपर लिख दो। ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहली बात, ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव नहीं होगी, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा खींचती है। समझ में आया सन्नाटो? ओके। सेकंड, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, सूरज के आले दुआले, हिंदी में क्या बोलेंगे भगवान जाने, सूरज के अराउंड धरती रिवॉल्व करती है
हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो सूरज और धरती के बीच में कौन सी ऐसी फोर्स है जो धरती सूरज से भाग नहीं रही, धरती सूरज के आले दुआले घूम रही है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? अब सूरज का डिस्टेंस देख लो, अर्थ से कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर्स। इतनी दूर सूरज, फिर भी ये फोर्स लग रही है, इसलिए इसको बोला गया लॉन्ग रेंज फोर्स। बहुत दूर तक लग सकती है। समझ में आया? पक्का? ओके। और सुनो, मान लो कि तुम सड़क पर जा रहे हो, सड़क पर बहुत सारे लोग जाते हैं, तो तुम्हारा भी मास है, दूसरे लोगों का भी मास है, तो तुम ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एक दूसरे में भिड़ क्यों नहीं जाते हैं? कि भाई मैं सड़क पे जा रहा था, साथ में बिल्डिंग थी, बिल्डिंग का भी मास था, मैं बिल्डिंग से चिपक गया जाके। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मैं कमरे में घुसा, पंखे से चिपक गया, क्यों? पंखे का मास था, ग्रेविटेशन फोर्स ने खींच लिया। अरे ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्या अपने को बिल्डिंग नहीं खींचती? क्या अपने को पंखा नहीं खींचता? क्या अपने को दूसरे लोग अट्रैक्ट नहीं करते? अरे करते हैं सर। सर मैं तो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाता हूं, देखता हूं इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ओह बहक जाता हूं सर मैं। सुनो सन्नाटो, क्या होता है सर? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ही वीक फोर्स है। इट इज वेरी 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 वीक फोर्स। इसके कारण तुम आपस में लोगों के साथ भिड़ते नहीं हो या बिल्डिंगों के साथ टकराते नहीं हो। बहुत वीक फोर्स है। समझ में आया? सो इट इज वेरी वीक फोर्स, या फिर मैं ऐसे बोलूं, इट इज अ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये नेचर की सबसे वीकेस्ट फोर्स है। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एक थोड़ी सी चर्चा और। मान लो कि दो मास हैं, इनके बीच में कुछ हवा है, हवा, और इनके बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। फिर मैंने इनके बीच पानी भर दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनके बीच में लग रही होगी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन पार्टिकल्स। और दोनों पार्टिकल्स के बीच में पानी पड़ा है या हवा पड़ी है या वैक्यूम पड़ा है, जो भी है, उसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ही नहीं करती। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चमका सन्नाटो, पक्का? तो ये अपनी फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स है, विच इज ग्रेविटेशन फोर्स। छाप लिया हो तो मैं अगली पे चर्चा करता हूं। छाप लिया? वेरी गुड। सेकेंड टाइप की फंडामेंटल फोर्स के बारे में बातचीत करते हैं, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो, तुमने चुंबक देखी होगी, चुंबक, चलो चुंबक वाली कहानी छोड़ो, चुंबक देखी होगी, है ना, वो भी ऐसे अट्रैक्ट कर लेती है ना, उनमें कुछ मैग्नेटिक फोर्स होती है, वो मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, तुमने चार्जेस सुने होंगे, चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल हो जाते हैं, हाँ कि ना? बिल्कुल। तो ये एक चार्जेस के कारण आने वाली फोर्स, ये भी एक फंडामेंटल फोर्स है। इट इज अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इट इज द इंटरेक्शन फोर्स between two particles due to their charge। ये उनके चार्ज के कारण आने वाली इंटरेक्शन फोर्स है, ड्यू टू देयर चार्ज। चमका? बिल्कुल सर, इसमें क्या बड़ी बात है? ओके, जैसे हमने ग्रेविटेशन में कहा था कि वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स हो सकती है, लेकिन ये तो अपने को पता है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है ना। इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अपने को पता है सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, हाँ कि ना सन्नाटो? समझ में आ रहा ना? पक्का? देख लो। ओके, नेक्स्ट, कि भाई अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये रिपल्सिव भी हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। जैसे हमने कहा था कि जो अपनी ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती कि तुमने बीच में क्या मीडियम रख रखा है, लेकिन ये डिपेंड करती है दोनों पॉइंट्स या दोनों पार्टिकल्स के बीच में तुमने पानी भरा या हवा भरी है, उस पर ये डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स
इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स के बीच में जो भी मीडियम प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है, इसका मैग्नीट्यूड उस पर डिपेंड करता है। समझ में आया? पक्का देख लो, सोच लो। ऑलराइट, इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। अब कौन सी फोर्स को लॉन्ग रेंज कहा जाएगा, कौन सी को शॉर्ट रेंज कहा जाएगा? देखो, तुमने एटम सुने होंगे ना, एटम्स जो एटॉमिक लेवल के डिस्टेंसेस पे फोर्सेस लग रही हो उनको शॉर्ट रेंज बोलते हैं, और जो बड़े डिस्टेंस पे लगती है उनको लॉन्ग रेंज बोलते हैं। ये बड़ा डिस्टेंस है क्योंकि ये एटॉमिक लेवल का नहीं है, ये एटॉमिक लेवल से बहुत बड़ा है, चमका सन्नाटो। सो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये ऐसे इतनी दूरी पे भी आराम से लगती है, हाँ कि ना? पक्का। ठीक, तो ये इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। समझ में आया सन्नाटो? ऑलराइट, थर्ड टाइप की फोर्स, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। समझाता हूं ये क्या होता है। देखो, तुमने न्यूक्लियस के बारे में सुना होगा, सुना ना न्यूक्लियस के बारे में? एटम होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। है गलत सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो, जो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स आर दोज पार्टिकल्स विच आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियॉन्स हैं। भाई साहब, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो ठीक है भाई, न्यूट्रल होते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, न्यूक्लियस फाड़ के निकल जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या न्यूक्लियस अनस्टेबलाइज है या डिस्टेबलाइज्ड होता है? न्यूक्लियस तो स्टेबल होता है, न्यूक्लियस थोड़ा ना फटता है, हाँ कि ना? तो न्यूक्लियस अगर फटता नहीं है तो भाई साहब ये प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का मार के बाहर क्यों नहीं निकाल देते? वो इसलिए क्योंकि उनके बीच में होती है एक न्यूक्लियर फोर्स जो उनके बांध के रखती है ऐसे, हाँ कि ना? सो इट इज द फोर्स प्रेजेंट between nucleons, that is neutron proton और प्रोटॉन। इनके बीच में ये फोर्स लगती है, ये अट्रैक्टिव होती है, उनको बांध के रखती है ना? which bounds the nucleus, ऐसे बोल सकते हैं, या bounds the न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ये बांध के रखती है, इनको फटने नहीं देती, हाँ कि ना? सो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यही है। और क्या प्रॉपर्टी हुई? इट इज अट्रैक्टिव, है ना? लिख लो ये भी, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ये बांध के रखती है। और क्या हुई? शॉर्ट रेंज फोर्स। ये तभी लगेगी अगर न्यूक्लियॉन्स बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे है, तभी ये इफेक्ट में आती है। तुमने कुछ वो पढ़ा होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, कुछ ग्राफ्स ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना तुमने, हाँ गिरा? तो ये वो है जहां पे इधर की साइड ये अपनी न्यूक्लियर फोर्स यहां पे डोमिनेट करती है रिपल्सिव फोर्स को, ठीक? तो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कुछ ग्राफ होता है, केमिस्ट्री में तुमने कभी पढ़ा होगा। चलो, तो ये हुई अपनी न्यूक्लियर फोर्स, ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। लास्ट बच गई अपनी, उसको बोलते हैं वीक फोर्स। ये छाप लिया होगा तुमने, 3 टाइप की फोर्स हो गई। चौथी की बात करता हूं, फोर्थ फोर्स विच इज कॉल्ड वीक फोर्स। वीक फोर्स, इसके बारे में कुछ 1933 में पता चला था। एक इटली के साइंटिस्ट थे फर्मी नाम के, उन्होंने कुछ इसके बारे में चर्चा करी थी। देखो, तुम 12वीं में पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में एक जगह आएगा कि अगर तुम्हारा न्यूक्लियस अनस्टेबल है,
अनस्टेबल का मतलब ये है कि उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की जो संख्या है वो इस तरीके की है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल हो रहा है। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन टूट जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। न्यूट्रॉन ब्रेक्स अप इनटू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बस अपने को यह समझना है कि वो जो टूटता है ना, वहां पे जो फोर्स काम में आ रही होती है वही वीक फोर्स होती है। इट इज द फोर्स प्रेजेंट एट सब एटॉमिक लेवल। ये बिल्कुल छोटे लेवल पे फोर्स होती है। इट इज द फोर्स due to which a neutron splits into proton एंड इलेक्ट्रॉन। एक और एंटी न्यूट्रिनो वगैरह निकलता है, कुछ एनर्जी वगैरह निकलती है, वो सब बात की बातें। बस इतना समझे कि ये बहुत छोटे लेवल पे फोर्स होती है जो कि एक डिस्टेबलाइज न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो एक न्यूट्रॉन को तोड़ती है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। इतनी बात समझो बस, और ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, वेरी शॉर्ट रेंज, और वीक होती है ये, इसका नाम ही वीक है, पर इतनी भी वीक नहीं है। कैसे? मैं उसके बारे में एग्जांपल देता हूं। ये बस इतनी की चर्चा अपने सिलेबस में वीक फोर्स की, ज्यादा बहुत ज्यादा अपनी चर्चा नहीं है इसकी, है ना। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये फोर्सेस के मैग्नीट्यूड कैसे रिलेट हो रहे हैं। सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन सी होगी? सबसे स्ट्रांग फोर्स होगी न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर आएगी वीक फोर्स, और सबसे लास्ट में आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स इज वीकेस्ट इन नेचर। वीक फोर्स भी ग्रेविटेशन से स्ट्रांग है। इनकी रेशो क्या आएगी? 1 रेशो 10⁻², रेशो 10⁻⁻7, रेशो 10⁻⁻38। शायद यही होता है, हाँ ये होता है शायद। ठीक है, तो ये इनके रेशोज हैं मैग्नीट्यूड्स के। चमका सन्नाटो पक्का देख लो। ऑलराइट, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये अपनी 4 टाइप की बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस जो दुनिया में प्रेजेंट है, भगवान ने बनाई हुई, उनको डिफाइन कर लिया। अब हम लोग फोर्सेस को डिफाइन करते हैं अपने मतलब के अकॉर्डिंग, कि हमें ये फोर्स ऐसी फील होती है, ये फोर्स ऐसी फील होती है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं फोर्सेस को। लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस on the basis of contact, on the basis of contact। कांटेक्ट के बेसिस पर हम लोग फोर्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होगी फील्ड फोर्स या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स क्यों कहा गया उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, क्या ये आपस में कांटेक्ट में है? नो सर, कोई कांटेक्ट में नहीं है, इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन क्या ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे? हाँ सर, ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ऐसे ये अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस चार्ज्ड पार्टिकल ने अपने एरिया में कुछ कुछ फैलाया होगा जो इसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है, इसी के कारण ये खींचा चला रहा है। वो जो फैलाया उसको बोलते हैं फील्ड। इट कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कैन बी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ कि ना? जो 12वीं में आएगा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, फिर मैग्नेटिज्म आएगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बातचीत करेंगे 12वीं के चैप्टर से। तो इस चार्ज पार्टिकल ने अपने एरिया में कुछ कुछ फैलाया जिसके कारण ये इधर को खिंचता हुआ आ रहा है, इसलिए इसको फील्ड फोर्स बोलते हैं कि इनका फील्ड होता है जिसके कारण ये इंटरेक्ट करती हैं। चमका। सो दीज आर द फोर्सेस which do not require any contact between particles, particles के बीच में कोई भी कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, ठीक।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है? रुके हुए चार्ज। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। रुके हुए चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है, वो खींचते हैं या वह दूर भागेंगे, पहले वो रुके हुए, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में फर्स्ट चैप्टर ऑफ अपना 12th क्लास, वहां पे अच्छे समझ में आएगा। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी तुम्हें समझ में आती है कि चुंबक जो है वो खींचती है दूसरी बॉडीज को, अपनी आयरन निकल कोबाल्ट बॉडीज को, तो वो भी बिना कॉन्टैक्ट के खींच सकती है, इसलिए इनको बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। ये अपना फील्ड प्रोड्यूस करती है। चमका सन्नाटो। ऑल राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिटा दो मिटा दो मिटा दो, अरे छाप लिया होगा, मिटा दो, पूरा मिटा दो पूरा। ओके, तो ये होगी एक फील्ड फोर्स। सेकंड आएगी कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, दीज आर द फोर्सेस, these are forces which act only when two particles are in contact। जब दो पार्टिकल्स आपस में कांटेक्ट में होंगे ये तभी एक्ट करेंगी। तुमने सुना होगा कौन कौन सी, जैसे कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तभी एक्ट करता है जब पार्टिकल्स या बॉडीज कांटेक्ट में है। नॉर्मल फोर्स, सुना है क्या नॉर्मल फोर्स के बारे में? अभी पढ़ेंगे, नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। टेंशन फोर्स, सर टेंशन तो वो होती है जो हमें हो जाती है जब हम लोग पढ़ाई नहीं करते और टेस्ट आ जाता है, तब जो होता है उसको टेंशन बोलते हैं। सन्नाटो एक टेंशन फोर्स भी होती है जो रस्सियों में आती है ना, रस्सी में टेंशन होती है। चमका, तो ये सब वो फोर्सेस हैं जिनके लिए कांटेक्ट होना चाहिए बॉडीज के बीच में, ये तभी एक्ट करेंगी। ये एग्जांपल, हरा चमका पाक का। तो अब हम लोग इनको क्लासिफाई कर लेते हैं, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की देखो, मान लो कि यहां पे एक ब्लॉक ये ग्राउंड पे पड़ा है m मास का, तो यहां पे ये कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट सरफेस है, आगे ना, जिससे दोनों बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, आपस में कांटेक्ट में पड़ी है, ये कांटेक्ट सरफेस है। अब इस कांटेक्ट सरफेस पे लगेगी नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की दो प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही सिंपल समझना है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, टू कॉन्टैक्ट सरफेस। समझना है ना, तुम्हारा ये सरफेस है कॉन्टैक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर तो भाई साहब ये डायरेक्शन हो गई, तो नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगी, या ऊपर की ओर लगेगी या नीचे की ओर लगेगी, लेकिन लगेगी इसी डायरेक्शन में। ये पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट। सेकंड, इट एक्ट्स on a body such that it wants to compress it। ये बॉडी पे इस तरीके से एक्ट करेगी कि ये उसको कंप्रेस करना चाहती है, हाँ कि ना। जैसे ये कॉन्टैक्ट सरफेस एक ब्लॉक का पार्ट है और एक अर्थ का पार्ट है या ग्राउंड का पार्ट है। अगर तुम ब्लॉक की चर्चा करोगे तो ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स लगाओगे यहां पे, वो ऐसे लगाओ कि ब्लॉक को कंप्रेस करना चाहते हो। तो ब्लॉक को कंप्रेस कैसे करना चाहोगे? कुछ ऐसे फोर्स लगा के नॉर्मल। चमका सन्नाटो। और वहीं जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे नॉर्मल कैसे लगाओगे? ग्राउंड को कंप्रेस करना है तो ऐसे लगाओगे। तो इस जगह पे नॉर्मल ब्लॉक पे लगी ऊपर की ओर और ग्राउंड पे लगी नीचे की ओर, दोनों सरफेसेस पे नॉर्मल फोर्स लगेंगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लोग पढ़ेंगे ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में। थर्ड लॉ तुमने पढ़ा है 9वीं क्लास में, पढ़ेंगे है ना। तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन आई, अभी हम लोग डायरेक्शन की बातचीत कर रहे हैं बस। ये नॉर्मल की डायरेक्शन आई ब्लॉक के ऊपर और ये आई ग्राउंड के ऊपर, इस तरीके से कि वो बॉडी को कंप्रेस करना चाहता है। समझ में आया सन्नाटो? एग्जाम्पल ले लेते हैं, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन बनानी है अपने को, बना देंगे, बहुत सिंपल। चलो एग्जाम्पल लेते हैं।
चलो हाँ, मान लो कि दो ब्लॉक है, एक ग्राउंड है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी। कितने कॉन्टेक्ट सरफेस है? दो, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों पे नॉर्मल फोर्सेस लगेंगी? हाँ सर। पहले मैं ए की बात करता हूं। यहां पे जो नॉर्मल आएगी ए पे, वो इस तरीके से कि ए को कंप्रेस करवाना है, इसको N1 नाम दे देते हैं, ठीक। और भाई साहब अगर मैं बी की बात करूं, बी पे दो नॉर्मल आएंगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। दोनों सरफेस बी के कांटेक्ट में है तो बी पे दो नॉर्मल आएंगी। चमकरा जो ऊपर से नॉर्मल आई वो इस तरीके से कि बी को कंप्रेस कर दो, हाँ कि ना। और जो नीचे से नॉर्मल आई वो इस तरीके से कि बी को कंप्रेस कर दो। अरे बी को कंप्रेस तो तुम ऐसे ही कर पाओगे ना, अगर तुम नीचे को लगा दोगे तो भाई साहब बी को खींच रहे हो तुम तो। अरे हाँ कि ना, समझ में आया? तो ये बी की नॉर्मल आ गई। ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड को कंप्रेस तो ऐसे करेंगे हम लोग, तो ये ग्राउंड की नॉर्मल आ गई। चमका पक्का। एक छोटा सा एग्जांपल और करोगे? देख लो, करोगे, लो करो फिर। ये अपना इंक्लाइन, ये अपना ब्लॉक, तो ब्लॉक बताओ ब्लॉक पे नॉर्मल कैसे लगी और इंक्लाइन पे नॉर्मल कैसे लगी? बन गया। अच्छा, तो भाई साहब ये तुम्हारा सरफेस इन कांटेक्ट, इसके परपेंडिकुलर तो ये डायरेक्शन होगी। ब्लॉक को करना है कंप्रेस तो ऐसे करेंगे, इंक्लाइन को करना है कंप्रेस तो ऐसे करेंगे। ये बन गई दोनों पे नॉर्मल की डायरेक्शंस। दोनों पॉइंट ध्यान में रखो। अगर ये दोनों पॉइंट तुम्हारे क्लियर है, तुम्हें नॉर्मल फोर्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी तुम्हें नॉर्मल फोर्स बनाने में दिक्कत आए, ये दोनों पॉइंट्स दोबारा पढ़ लेना, दिक्कत दूर हो जाएगी, गारंटी से बोल रहा हूं। ये दो पॉइंट्स नॉर्मल खत्म। नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी तुम नॉर्मल गलत बनाओगे भाई साहब, इन दोनों पॉइंट्स में से किसी ना किसी एक पॉइंट में तुमने गड़बड़ करी है, पक्का गारंटेड बोलता हूं। ये दो पॉइंट याद, नॉर्मल की डायरेक्शन बिल्कुल सही आएगी, ठीक। तो ये फर्स्ट बात हुई अपनी नॉर्मल फोर्स की। आगे बातचीत करते हैं। सेकंड हेडिंग डालो, टेंशन फोर्स। सेकंड टेंशन की चर्चा करते हैं। देखो, टेंशन वहीं पे आती है जहां पे रस्सी होती है या कोई भी स्ट्रिंग टाइप है ना, वहां पे टेंशन आती है। इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के अलोंग लगेगी, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर नहीं लगेगी, अलोंग लगेगी, टेंजेंशियल लगेगी। सेकंड पॉइंट, इट इज अ पुल फोर्स। जैसे नॉर्मल पुश फोर्स थी, नॉर्मल कंप्रेस करना चाहती है, ये पुल करना चाहती है, ये खींचना चाहती है। ये धक्का नहीं मारना चाहती, ये खींचना चाहती है। समझ में आया? देखो, मान लो कि ये अपना एक रस्सी है और एक ब्लॉक है। अगर मैं ब्लॉक की चर्चा करूं, ब्लॉक की चर्चा क्या बीच में कर लेते हैं। यहां पे मान लो ये रस्सी है, थोड़ी मोटी रस्सी बना ली। मेरे को यहां पे कहां टेंशन लग रही है, इस पार्ट की चर्चा करनी है। ये मेरा पार्ट है, ये मेरा सेगमेंट है। इस पॉइंट पे मुझे चर्चा करनी है, टेंशन किधर लग रही है। तो भाई साहब, अगर तो मैं ऊपर वाले रस्सी की बात कर लेता हूं, बात करूं ऊपर वाले पार्ट की, तो अलग वार्तालाप होगी और नीचे वाले पार्ट की अलग वार्तालाप होगी। मेरे को इस सेगमेंट पे टेंशन बनानी है। देखो, अगर तो मैं ऊपर वाले सेगमेंट को ध्यान में रख के टेंशन की डायरेक्शन बनाऊं, तो एक तो टेंशन अलोंग द रस्सी लगेगी, मतलब या तो ऊपर लगेगी या फिर नीचे लगेगी। फिर सेकंड पॉइंट, इट इज अ पुल फोर्स, ये खींचेगी। तो यहां पे तुम कैसे खींचोगे? ऐसे ही तो खींच सकते हो, हाँ कि ना। तो ये ऊपर वाले पार्ट को ध्यान में रखते हुए टेंशन बनाई है। अगर मैं नीचे वाले पार्ट को ध्यान में रखते हुए बनाऊं, तो यहां पे टेंशन बनानी है। कैसे खींचोगे? अगर टेंशन ऊपर की ओर बनाओगे तभी तो खींच पाओगे, हाँ कि ना। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती। टेंशन की डायरेक्शन इस चीज पे डिपेंड करती है कि तुम ऊपर वाले सेगमेंट के रिस्पेक्ट में टेंशन बनाना चाहते हो या नीचे वाले सेगमेंट के रिस्पेक्ट में टेंशन बनाना चाहते हो, ठीक। मैं यहां पे टेंशन बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखो, यहां पे एक तो छत है और एक है रस्सी विद मास। अगर तो मैं छत की बात करूं, छत को तो ऐसे खींचोगे तुम, रस्सी को कैसे खींचोगे? रस्सी को ऊपर की ओर खींचोगे, तो बन गया यहां पे।
अगर यहां पे बनाना है तो वो भी देख लेते हैं। यहां पे एक तो रस्सी वाला पार्ट हो गया और एक ब्लॉक वाला पार्ट हो गया। रस्सी को कैसे खींचोगे? कुछ ऐसे। ब्लॉक को कैसे खींचोगे? कुछ ऐसे। बन गई टेंशन की डायरेक्शंस। अरे समझ में आया? पक्का, देख लो। ऑलराइट। अच्छा, ये टेंशन फोर्स क्यों होती है? अगर हम लोग यहां पे इनके मॉलिक्यूलर लेवल्स पे चले जाएं, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स एटम्स में घुस जाएं जाके, उनके चार्जेस के कारण ही ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आ रही है। टेंशन टेंशन कोई नई फोर्स नहीं है, ये उनके चार्जेस के कारण ही आ रही है। लेकिन वो तभी आ रही है जब ये कांटेक्ट में। इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाटो, अरे इसको मॉलिक्यूलर लेवल में जाके देखो ना, जूम करके देखो, ये मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन है आपस में जो कि इस टेंशन को जन्म दे रही है। सो टेंशन इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल भी सिमिलरली इंटरेक्शन फोर्स है मॉलिक्यूल्स की, और वो भी अपनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। और जो थर्ड टाइप है ना, फ्रिक्शन, उसके बारे में भी चर्चा कर लेता हूं। फ्रिक्शन तुम्हें पता होगा, मान लो कि एक ब्लॉक पड़ा है, मैं इसको धकेलने की कोशिश करूं तो फ्रिक्शन के कारण ये धक्का नहीं लगता इसको, हाँ कि ना, ये रुका रहता है फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन कुछ कुछ यहां पे लगता है, ठीक। यहां पे जो भी फोर्स होगी हम लोग उसको बोल देते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां पे जो भी फोर्स होगी हम लोग उसको बोल देते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो भाई साहब, कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो परपेंडिकुलर टू सरफेस और एक अलोंग द सरफेस। याद रखना, कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर टू सरफेस और एक पैरेलल टू सरफेस या अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस वाले को फ्रिक्शन बोलते हैं, परपेंडिकुलर वाले को नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों चाचा ताऊ के लड़के हैं और इनका दादा एक ही है, और वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। चमका। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रिक्शन होता है और एक नॉर्मल होता है। सो फ्रिक्शन क्या कहलाएगा? It is the tangential component of contact force, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है या अलोंग द सरफेस वाला कंपोनेंट होता है। दूसरे वाला कंपोनेंट नॉर्मल होता है। बस फ्रिक्शन की यही चर्चा करेंगे। बाकी फ्रिक्शन की मेनली चर्चा, पूरा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वगैरह वगैरह, इसकी पूरी जो मैकेनिक्स है अपनी, वो हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के एंड वाले पार्ट में बिल्कुल वार्तालाप करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी क्लासिफिकेशन हो गई फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में वार्तालाप करते हैं कि हम लोग बॉडीज को कैसे रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस के रिस्पेक्ट में। उनका एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम पूरे मैकेनिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक तुमने छाप ही दिया होगा सब कुछ। ऑलराइट, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ाई करो तब तक। जो नए सन्नाटे हैं भाई साहब, सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दो। आई सी यू नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करो, टाटा।